सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। पीएस ग्रुप ऑफ एजुकेशन की तरफ से सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज हम एनटीटी की ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम चैप्टर पढ़ रहे हैं अनुवांशिकता एवं वातावरण, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 2 है। तो अनुवांशिकता एवं वातावरण के बारे में हमें क्या पढ़ना है, पहले हमें ये पता होना चाहिए। पहले हम अनुवांशिकता पढ़ेंगे क्या होता है, फिर पढ़ेंगे वातावरण क्या होता है, फिर पढ़ेंगे इन दोनों में संबंध क्या है, और फिर हम ये पढ़ेंगे कि वातावरण और अनुवांशिकता का बालक के विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अनुवांशिकता की। अनुवांशिकता के अंदर क्या है, जो गुण हमें माता पिता से मिलते हैं उसी को साधारण भाषा में क्या कहते हैं, अनुवांशिकता कहते हैं। जो जैसे हमारा रंग हो गया, रूप हो गया, हमारे आंखों की बनावट होगी, हमारे चेहरे की बनावट होगी, ये सब हमें मिल रहा है, ये हमारे अपने पूर्वजों से मिल रहा है हमें। तो ये हमारे किसके अंदर आता है, अनुवांशिकता के अंदर आ जाता है। बाकी अनुवांशिकता को अच्छे से समझने के लिए हमारे को अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग परिभाषाएं दी है, जिसके अंदर पहली जो परिभाषा है वो है वेता की। वेता ने हमें क्या कहा है कि जो हमारे पास वंश से वंश चलता है, एक वंश से दूसरे वंश में स्थानांतरित होने वाले गुण, एक वंश से दूसरे वंश में स्थानांतरित होने वाले गुण है, वही हमारा क्या है, अनुवांशिकता है। ये परिभाषा किसने दी है, वेता ने दी है। अब इसके बाद में दूसरे जो मनोवैज्ञानिक थे वो थे गार्टन शिक्षा मनोवैज्ञानिक थे, और इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने एक सर्वे किया। एक तो उन्होंने लिए उच्च श्रेणी के परिवार, और एक उन्होंने लिए सामान्य श्रेणी के परिवार। तो उन्होंने इस सर्वे में पाया कि जो उच्च श्रेणी वाले परिवार है उनका तो संबंध भी उच्च श्रेणी वाले व्यक्तियों के साथ है, जैसे कि वकील हो गया और न्यायाधीश हो गया, और अन्य जो उच्च कैटेगरी के लोग हैं उनका संबंध उच्च परिवार वाले लोगों के साथ संबंध था। लेकिन जो सामान्य परिवार के लोग सदस्य थे, इनका संबंध इन जैसे उच्च श्रेणी वाले व्यक्तियों के साथ नहीं था। बहुत कम चांस पाए गए, ऐसा नहीं था, बहुत कम चांसेस पाए गए। लेकिन उच्च परिवार के व्यक्तियों का उच्च लोगों के साथ संबंध अधिक पाए गए, लेकिन सामान्य परिवार वाले सदस्यों का उच्च श्रेणी वाले लोगों के साथ संबंध कम पाए गए इनकी तुलना में। और दूसरा इन्हीं ने सवाल एक सर्वे ये किया, और दूसरा सर्वे इन्होंने ये किया कि इन्होंने दो माता पिता लिए, दो प्रकार के, जैसे कि एक उन्होंने लिए 150 बच्चों के माता पिता, इन बच्चों पर इन्होंने क्या किया, सर्वे किया, जिनके माता पिता क्या थे, जिनके माता पिता कलाकार थे। कलाकार का मतलब है जो किसी कला के अधीन समावित थे, यानी इनको कोई ना कोई कला आती थी, चाहे उनकी कला हाथ की कला हो, कोई भी कला हो, इन माता पिता को कला आती थी। तो इनके जो बच्चे हुए हैं आगे, इनकी जो संतानें हुई है, आगे वाली संतान भी 64% संतानें ऐसी थी जिनको क्या आती थी, कोई ना कोई कला आती थी, यानी कि वो क्या थे, कलाकार थे। कहने का मतलब ये है, अगर 150 परिवारों के ऐसे बच्चे लिए जिनके माता पिता टोटल क्या थे, कलाकार थे, उनमें से जब उनकी संतानें पैदा हुई तो 64% जो बच्चे थे, संतानें थी, वो खुद भी क्या थे, कलाकार थे। ये उनका पहले सर्वे था। दूसरे सर्वे के अंदर उन्होंने ऐसे बच्चों के माता पिता को चुना जो क्या कलाकार नहीं थी, ना तो माता कलाकार थी, ना माता कलाकार थी, यानी कि दोनों में से ना तो इनको भी कला आती थी, ना इनको भी कला आती थी। तो देखा गया कि इनकी तुलना में जो उनकी संतान होती है, तो संतान के भी कलाकार होने के परसेंटेज इससे बहुत कम निकले।
बहुत कम मात्रा में इनकी संतानें थी, वो भी कलाकार निकले। जब माता पिता दोनों कलाकार थे तो 64% संतानें हैं वो क्या निकली, कलाकार ही निकली। लेकिन जब माता पिता में दोनों में से कोई कलाकार नहीं था, उस कंडीशन में क्या हुआ कि बहुत कम प्रतिशत में उनकी संतानें कलाकार निकली। ये प्रतिशत बहुत कम हो गया। तो इससे प्रभाव क्या होता है, इससे ये स्पष्ट होता है कि जो बच्चे का ये विकास है वो किससे प्रभावित करता है, अनुवांशिकता को प्रभावित करता है। यानी अनुवांशिकता है वो विकास को प्रभावित करती है। यानी कि अनुवांशिकता बालक के विकास को प्रभावित करती है। बालक के विकास को प्रभावित करती है। ये हमारे पास अनुवांशिकता आ गई। अब हमने अनुवांशिकता समझ ली है। अनुवांशिकता की दो परिभाषाएं थी, एक कविता ने दी थी और दूसरी जो थी मॉनिटर ने जो सर्वे किए थे, हमने उसके बारे में जान लिया है। अब अलग अलग मनोवैज्ञानिक आगे आते रहे जिन्होंने अलग अलग स्पष्टीकरण दिया। तो इसके बाद जो हम बात करते हैं टर्मन की। टर्मन ने क्या कहा है कि जो टर्मन एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं, इन्होंने ये कहा है कि जो बुद्धि होती है वो अनुवांशिकता पर निर्भर करती है। जो बुद्धि होती है, बुद्धि अनुवांशिकता पर निर्भर करती है। अनुवांशिकता पर निर्भर करती है। इन्होंने बुद्धि के बहुत सारे मॉडल दिए हैं। टर्मन ने अपने, ये टर्मन एक मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने कहा कि बुद्धि है वह अनुवांशिकता पर निर्भर करती है। इसके बाद अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग अपने सर्वे के अनुसार उन्होंने अलग अलग परिभाषाएं दी। इसके अंदर टर्मन की परिभाषा आती है। टर्मन ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि जो बुद्धि है, एक असामान्य इंसान की जो बुद्धि है वो उसकी अनुवांशिकता पर निर्भर करती है। यानी बुद्धि का जो प्रभाव है वो अनुवांशिकता पर पड़ता है। अब अमेरिकी एक अमेरिकी परिवार पर एक सर्वे किया गया। एक अमेरिकी परिवार पर सर्वे किया गया और सर्वे करने वाला था गुलार्ड। एक मनोवैज्ञानिक है, गुलार्ड ने अमेरिकी परिवार के सैनिक थे। सैनिक परिवार पर उन्होंने क्या किया, एक सर्वे किया। तो उन्होंने क्या सर्वे किया, उन्होंने ये देखा, पहले उन्होंने इस सैनिक का विवाह उन्होंने पहले एक मंदबुद्धि महिला से किया। मंदबुद्धि महिला से किया और फिर सेकंड नंबर पे इसी सैनिक का विवाह उसने एक सामान्य बुद्धि वाली महिला से करवाया। देखो, पहले का सैनिक का विवाह मंदबुद्धि महिला से करवाया, फिर उसी सैनिक का विवाह है जो सामान्य बुद्धि वाले महिला से करवाया। इस कंडीशन में जब उनकी संतान पैदा हुई तो वो क्या निकली, ज्यादातर अपराधी। इस कंडीशन में जो उनकी संतान निकली वो क्या थी, अपराधी। और जो सामान्य के साथ हुआ था विवाह, जिनमें इनकी संतान क्या निकली, सामान्य। तो इस सर्वे के अनुसार ये सिद्ध होता है कि उसकी संतान अपराधी कब पैदा हुई, जब उनकी माता क्या थी, मंदबुद्धि थी। इसका मतलब यह है कि संतान का अपराधी और सामान्य होना किस पे प्रभावित होता है, अनुवांशिकता के कारण प्रभावित होता है। अगर अनुवांशिकता के कारण ही संतान अपराधी और सामान्य हुई है। तो यहाँ हमारा अनुवांशिकता का टॉपिक पूरा होता है। हमने एक सर्वे से हमें ये पता लगता है, वैज्ञानिकों की भाषा से हमें पता लगता है कि अनुवांशिकता है उससे क्या है, बालक के विकास पर अत्यंत गहरा प्रभाव पड़ता है। अब अपनी बात करते हैं वातावरण की। तो वातावरण का हम सामान्य अर्थों में देखा जाए तो वातावरण को हम कह सकते हैं कि हमारे चारों ओर का वही क्या कहलाएगा, वातावरण। हमारे चारों ओर का जो आवरण है वही क्या है, वातावरण।
वातावरण दो प्रकार का है। वातावरण दो प्रकार का है, एक तो होता है जन्म से पूर्व का और एक जन्म के बाद का। दो प्रकार का वातावरण है। जन्म से पूर्व के वातावरण को हम कहते हैं आंतरिक वातावरण और ये होता है बाह्य वातावरण। अब जन्म से पूर्व ये होता है गर्भावस्था में, और ये होगा जन्म के बाद। देखो जब एक बालक या एक शिशु जब गर्भावस्था में होता है तो वह माता के गर्भ में उसको पालन पोषण कैसा मिल रहा है, ये सब उसके आंतरिक वातावरण के अंदर आ जाता है। और क्योंकि वो गर्भ में होता है, गर्भावस्था के अंदर जो वातावरण होता है वो उसका होता है आंतरिक वातावरण, क्योंकि माता के पालन पोषण पर ही जो शिशु का पालन पोषण होता है कि शिशु जो माता ग्रहण करती है, जो खाती है भोजन के, वो सभी बालक के विकास पर प्रभावित होता है। तो इस कारण से जो आंतरिक वातावरण है होगा गर्भावस्था के काल में और बाह्य वातावरण होगा जन्म काल के बाद में। तो वातावरण का बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। तो इसके लिए एक उदाहरण लिया जाए कि वातावरण का क्या सहयोग रहा है वातावरण का हमारे विकास में या बालक के विकास में। तो एक शिशु को यदि हम एक शिशु को यह पाएगा कि वो दुर्भाग्यवश उसको जन्म के कुछ समय बाद ही वह उसको क्या कर दिया गया, वह जंगली जानवरों के बीच में चला गया। वह जंगली जानवरों के बीच में चला गया। दुर्भाग्यवश था यह कि वह बालक क्या है जन्म के कुछ समय बाद ही जंगली जानवरों में चला गया, ये कि जंगल में चला गया जहां की उसको मनुष्य से कोई संपर्क नहीं था। तो कई वर्षों बाद, लगभग 8-9 वर्षों के बाद यह पाया गया कि उस बच्चे का बिहेवियर, उस शिशु का बिहेवियर, उस बालक का बिहेवियर बिल्कुल एक जानवर की तरह है। वह जानवर की तरह ही खाता था और जानवर की तरह ही चलता था, और यहाँ तक कि वह जानवर की तरह ही कच्चा मांस खाता था। इसका मतलब ये है कि सबसे बड़ी बात, उसकी भाषा भी जानवरों की तरह थी। उसकी टोटल भाषा भी क्या थी, जानवरों की तरह थी। यानी उसका विकास नहीं हुआ और उसमें अनुवांशिकता तो थी, क्योंकि मनुष्य की भी अनुवांशिकता है, लेकिन उसको क्या नहीं मिला, वातावरण नहीं मिला। अब वातावरण के बिना उस शिशु का विकास नहीं हो पाया। अब इससे हमें ये तो हमारे को पता लगा कि वातावरण क्या चीज है, वातावरण कितने प्रकार के होते हैं। अब ये हो गया वातावरण के महत्व, यानी कि बिना वातावरण के एक सामान्य बालक का विकास नहीं हो सकता। अब हम बात करेंगे कि इसके अंदर कि अनुवांशिकता और वातावरण में संबंध क्या है। अनुवांशिकता और वातावरण में संबंध क्या है। अनुवांशिकता एवं वातावरण में संबंध। देखेंगे अनुवांशिकता एवं वातावरण में संबंध क्या है। अनुवांशिकता वातावरण में क्या संबंध है। देखो, एक बालक का विकास करना है तो, एक बालक का विकास है तो वो दो चीजों पर डिपेंड करता है, अनुवांशिकता गुणनफल वातावरण। यानी कि बच्चे का जो विकास है अनुवांशिकता और वातावरण यानी वंशानुगत और वातावरण का गुणनफल होता है। यदि हम उसको बच्चे को वातावरण नहीं देंगे तो वो बच्चे का विकास नहीं हो पाएगा। अगर हम उसको अनुवांशिकता नहीं होगी तो बच्चे का जन्म ही नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि एक बच्चे का संपूर्ण विकास करने के लिए हमें उसे अनुवांशिकता और वातावरण दोनों से प्रभावित होता है। यानी कि एक बच्चे का विकास अनुवांशिकता और वातावरण के अंतर संबंध होता है। यदि उस बच्चे को अनुवांशिकता मिलती है और वातावरण नहीं मिलता तो उसका विकास नहीं होता, हम ये बात कर चुके हैं। और उसका वातावरण चाहे मिले उसको और अनुवांशिकता ही नहीं मिले तो बच्चे का जन्म नहीं हो पाएगा। इस कारण बच्चे का विकास है वह अनुवांशिकता में वातावरण के गुणनफल पर निर्भर करता है। ये अनुवांशिकता और वातावरण के
निर्भरता आ गई है, इसमें संबंध आ गया है कि एक बच्चे का विकास अनुवांशिकता और वातावरण दोनों में अंतर संबंध पर प्रभावित करता है। जितना इन दोनों में अंतर संबंध है उतना ही क्या है वातावरण इस दोनों से प्रभावित होता है। अब आगे अपने कुछ अनुवांशिकता के नियम है वो अपने इस पर चर्चा करेंगे। अनुवांशिकता का पहला नियम है जो वो है कीटाणु की निरंतरता। और दूसरा नाम है विभिन्नताओं का नियम। हाँ जी, तो हम इन नियमों के बारे में एक एक करके बात करेंगे कि कौन सा नियम क्या है। तो और इसमें तीसरा नियम है शुद्ध जाति की निरंतरता का नियम। तो देखो पहले अपन बात करते हैं कीटाणु की निरंतरता का नियम। देखो कीटाणु की निरंतरता का नियम के अंदर ये है कि एक जो गुण है वो लगातार आगे पीढ़ी दर पीढ़ी तक चलता रहता है। जैसे मान लो कि आज अपने मनुष्य है, हमारे देखो हमारा बॉडी शेड्यूल एक ही है, ऊपर हमारे मुंह है, नीचे हमारे पेट है, फिर हमारे टंगे है। तो हमारा जो बॉडी शेड्यूल है, हमारे दो हाथ है, दो पैर है, ये तो है नहीं किसी के 3 पैर हो जाए, किसी के 2 पैर हो जाए, ये 3 पैर हो जाए, 4 हो, 2 तो होते ही है। ये तो है नहीं, हमारा एक ही मुंह है, एक पेट है, 2 टांगे हैं, 2 पैर है, ये बॉडी स्ट्रक्चर है हमारी क्या है समान है। तो ये है कि कीटाणु की निरंतरता, यानी कि हमारा जो जीवित है वो आगे से आगे बढ़ता जा रहा है, हमारा जीवित की समाप्ति नहीं हो रही। आज पहले दादा है, फिर उनके संतान होगी, पिता, फिर पोता। तो देखो दादा पिता पोता ये आगे पीढ़ी दर पीढ़ी चलता जा रहा है, इनका जीव दर नष्ट नहीं हो रहा है। दादा का जीव दर किसमें है पिता में, पिता का जीव दर किसमें है पोता में। तो इस तरीके से क्या है आगे से आगे चलता रहता है। और इसके बाद हमें बात करें विभिन्नताओं का नियम। विभिन्नताओं के नियम के अंदर क्या है कि देखा जाए कि हर एक जाति अपनी समान ही जाति का क्या करती है उत्पन्न करती है। जैसे कि अपनी बात करें कि मनुष्य की संतान हमेशा क्या रहेगी, मनुष्य ही होगी, मनुष्य की संतान मनुष्य ही होगी, मनुष्य होगी। उसी प्रकार मान लो एक चिड़िया है तो चिड़िया की संतान क्या होगी, चिड़िया होगी। और कोई जिराफ है तो जिराफ की संतान क्या होगी, जिराफ की होगी। ये होगा विभिन्नता का नियम, यानी कि प्रत्येक जाति अपनी ही जाति की संतानों का जन्म देती है। ये जो आगे मनुष्य की संतान मनुष्य की होगी, मनुष्य ही होगी। और मान लो एक चिड़िया है तो चिड़िया की संतान के अंदर क्या आएगी, चिड़िया ही आएगी। एक कौवा है, कौवा की संतान में कौवा ही आएगा। एक जिराफ है तो आगे वाली संतानें में जिराफ होगी। अगर एक शेर है तो उसकी संतानें में आगे क्या होगी, शेर ही होगी। तो इस प्रकार से हम आता है शुद्ध जाति की निरंतरता का तीसरा नियम है। तो शुद्ध जाति की निरंतरता का नियम है, इसके लिए अपने सबसे सफल उदाहरण है वो है मेंडल का। मेंडल का अपने जीव विज्ञान में पढ़ते हैं। तो मेंडल ने इस धातु में क्या लिया, पहले उसने लिए शुद्ध बड़े पौधे मटर के, बड़े पौधे मटर के, और इसमें ये शुद्ध है। और एक तरफ उसने क्या लिए, शुद्ध छोटे पौधे। छोटे पौधे मटर के। तो इन दोनों का उसने पहले संकलन करवाया। तो इस पीढ़ी में उसको क्या मिला कि संकर बड़े पौधे। पहले इन दोनों का आपस में करवाने से उसको ये चीज मिलती है कि संकर बड़े पौधे मिलते हैं। फिर उन्हें इनको बीजा, तो इनको बीजा तो इसको अलग उत्पाद में उसको मिले 25% पौधे तो इसको मिले शुद्ध,
बड़े और 25% ही क्या मिले इसको शुद्ध छोटे, और बीच में जो रह गए 50% उसको ये मिले शक्कर पौधे। ठीक है जी, ये आपको मिले 25% और ये मिले 50% और ये कितने 25%। तो ये इस प्रकार हमारा दूसरा टॉपिक अनुवांशिकता एवं वातावरण पूर्ण होता है। ये आपको लाइव क्लास उपलब्ध करवाई गई है और बाकी जो आपके नोट्स होंगे वो आपको PDF के द्वारा आपको पहुंचा दिए जाएंगे। धन्यवाद।